So hello everyone and welcome to the Wave Prep Biology Academy. So hopefully all of you are doing good. Yes, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली है. मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं जिसमें मैंने कुछ साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी कराए थे. उसके साथ बाद में हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेंगे जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड कवर हो जाएंगे. राइट, चलिए आज का जो टॉपिक होने वाला है अगेन इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू द प्लांट फिजियो. यस, क्योंकि आज के टॉपिक में हम उस पोर्शन को कवर करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लांट हॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन्स, यस, जिसमें से आपको दिखता है चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे सीयूटी का एग्जाम हो, गेट हो, सब में स्टूडेंट्स हर बार एक क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में दिख जाता है. राइट, तो आज हम अपना जो टॉपिक है स्टार्ट करने वाले हैं विद द प्लांट हॉर्मोन्स. राइट, अब देखिए प्लांट हॉर्मोन्स जो आप कभी पढ़ते भी आ रहे हैं. यस, आपने अपने स्कूल टाइम से आपने बहुत सारे प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में जाना है. जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीन, जिबरलिन, राइट, ऑक्सीन, जिबरलिन जिसे आप जिबरलिक एसिड भी कहते हैं. नेक्स्ट, ठीक है, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन हो गया. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ठीक है, साइटोकाइनिन, ये मैं लाइन में भी जो लिख रही हूँ ना इंपॉर्टेंट वे है, मतलब कि ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन. इसके अलावा आप देखते हो इथाइलिन के अलावा स्टूडेंट्स इनके अलावा एब्सिसिक एसिड, ABA मैं जिसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, ABA इज द एब्सिसिक एसिड. मैम यही है? नहीं, ये वो है जो आप पढ़ते आते थे अपने टाइम से 11th-12th में, लेकिन क्योंकि अब आपको पढ़ना है कुछ एक्स्ट्रा, अब हम यहाँ पे कुछ स्ट्रेगोलेक्टोन के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स. स्ट्रेगोलेक्टोन, उसके साथ साथ जिस्मोनिक एसिड. किसको जानेंगे? जिस्मोनिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल तो नेट में इससे बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं रिलेटेड टू द जिस्मोनिक एसिड. ठीक है, जिस्मोनिक एसिड को जानेंगे, ब्रेसिनोस्टेरॉइड को जानेंगे. यस, तो ये 3 ऐसे हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा हैं जिसे आप हमें कवर करना है. नाउ नेक्स्ट थोड़ी सी बात करते हैं. इफ टॉक अबाउट द प्लांट हॉर्मोन्स, इसे हम और किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? ऑल्सो कॉल्ड प्लांट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर देते हैं, या ग्रोथ करवाते हैं, या फिर कब ग्रोथ को रोकना है उसे रेगुलेट करते हैं. सो वी कॉल इट एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. रेगुलेटर्स, ठीक है, PGRs हम इसे शॉर्ट में कहते हैं. क्यों कह रहे हैं? जैसे रेगुलेट करते हैं हम किसी चीज को कि अब इस चीज को बढ़ाओ, अब इस चीज को कम करो, वो चीज उसको हम करने को कहते हैं हम कि हम इसे रेगुलेट कर रहे हैं. रेगुलेट कर रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं. सो ग्रोथ जब प्लांट की करवानी है, चाहे उसकी हाइट की ग्रोथ हो, चाहे उसके अंदर लीव्स का आना हो, चाहे उसमें फ्रूटिंग होनी हो, ये सब ग्रोथ को डिफाइन कर रहे हैं ना. सो वो जो ग्रोथ हो रही है, कब वो बढ़ेगी, कब वो ग्रोथ अब रोक दी जाएगी, वो किस पे डिपेंड करता है? इन सभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब प्लांट हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है. राइट, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा. जो आपके प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स जो होते हैं दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो. ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. जैसे आप एनिमल हॉर्मोन्स को भी देखते हो, दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ अगर मैंने ऑर्गेनिक कहा है या फिर मैं बोल रही हूँ हॉर्मोन्स होते हैं, सो आपकी बॉडी में भी आपको पता है थोड़े अमाउंट में रिलीज होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रिलीज हो रहे हैं, है ना, बहुत कम अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं. सो हम क्या कह सकते हैं? दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायर होते हैं, बहुत ज्यादा देने की जरूरत है ही नहीं इन प्लांट हॉर्मोन्स को. राइट, नेक्स्ट अब इसमें हम बात करते हैं
अगर हम एनिमल के कंपैरिजन में बात करते हैं सो ये थोड़े कम स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि एनिमल वाले ज्यादा स्पेसिफिक हैं। नाउ स्पेसिफिक बोले तो देखो, आपको पता है अगर ग्रोथ, ठीक है, हाइट का हार्मोन, ग्रोथ का हार्मोन, एनिमल्स की बात करती हूँ, वो जब आता है तो क्या आपकी बॉडी पे वो कहीं और इफेक्ट कर रहा होता है कि नहीं मैं ही आता हूँ और मैं ही थायराइड वाला भी काम कर देता हूँ, मैं ही आपका इंसुलिन का भी काम कर देता हूँ? नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा। दैट मीन्स दे आर वेरी स्पेसिफिक। अगर कोई इंसुलिन बना है उसको जिस पे काम करना है वो उसी पे काम कर रहा होता है। वही बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर ग्रोथ वाले की बात करते तो वो हाइट पे काम कर रहा है। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीन की बात करूं, वो मल्टीपल वर्क्स कर सकता है। सेम विद जिबरलिन, वो भी मल्टीपल वर्क्स कर सकता है। सेम विद इथाइलिन एंड अदर्स आल्सो, वो एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। दैट मीन्स दे आर थोड़ा से लेस स्पेसिफिक होते हैं एज कंपेयर टू द एनिमल वन। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, दे आर इन कंपैरिजन विद एनिमल से कंपैरिजन में ये कैसे होते हैं, दे आर लेस स्पेसिफिक, ये थोड़े से कम स्पेसिफिक होते हैं। तो ये सारों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना होता है। चलो इसी में अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। अब हमने कहा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में स्टूडेंट्स कुछ आपके हार्मोन जो अभी मैंने लिखे हैं वो कैसे होते हैं, वो पॉजिटिवली कंट्रोल कराते हैं, मतलब वो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं, पॉजिटिवली रेगुलेटर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ग्रोथ को। और कुछ होते हैं जो कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, नेगेटिवली। डन। अच्छा मैम पॉजिटिवली कह रहे हो तो पता कैसे चलेगा ग्रोथ हो रही है, जब कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बता दो ताकि हम पता कर सके कि अभी ग्रोथ हो रही है। जैसे प्लांट में अगर कहीं पर सेल डिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स, कहीं पर सेल डिवीजन हो रहा है तो वो क्या डिफाइन कर रहा है कि वहां पर आपकी पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। अगर वहां पर सेल का इलोंगेशन देखने को मिल रहा है तो हम बोलेंगे वहां पर पॉजिटिवली वो रेगुलेट कर रहा है, ग्रोथ करवाने में हेल्प कर रहा है। अगर कहीं पर स्टेम का इलोंगेशन हो रहा है तो भी हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, तो भी हम क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है। नेगेटिव जैसे किसी चीज का पेड़ पे से झड़ जाना या स्टेम इलोंगेशन ना होना, सेल डिवीजन ना होना, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, नो सेल डिवीजन, कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। एंड नो सेल इलोंगेशन, कोई सेल इलोंगेशन भी नहीं हो रहा होगा इस टाइम पे, है ना, यही बात होती है। और अगर पेड़ पे से बिल्कुल यंग लीव्स का फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो जाए, मतलब जितनी भी यंग लीव्स हैं धीरे धीरे वो झड़नी स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये भी नेगेटिवली कर रहा है, क्योंकि अगर सारी यंग टाइम पे लीव्स हट जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा ना प्लांट का, तो ये तो नेगेटिवली काम कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट इस टाइम पे, नेगेटिव रेगुलेशन में और क्या होता है, लीफ का एब्सेशन। लीफ एब्सेशन मतलब होता है लीफ का झड़ना, फ्रूट एब्सेशन होता है फ्रूट्स का झड़ना, और अगर मैं ऐसे ही आपको बोलती फ्लावर एब्सेशन तो फ्लावर्स का झड़ना, राइट। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं लीफ सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स ओल्ड एज आना, मतलब पत्तियां अभी जल्दी जल्दी बूढ़ी हो रही हैं, है ना, बूढ़ी होंगी तो गिर जाएंगी, अब काम कुछ नहीं बचा, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ को क्या कर रही है, कम करवा रही है, नेगेटिवली रेगुलेट कर रही है। नाउ कौन से अभी जो पढ़ के आए ना, कौन से उसमें से ऐसे हैं जो पॉजिटिव की तरफ आते हैं, सो ये कौन है आपका, ऑक्सीन है ऐसा, और कौन है ऐसा, जिबरलिन है, एंड उसके अलावा कौन है स्टूडेंट, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है। वही मैं अगर नेगेटिव रेगुलेटर्स की बात करती हूँ, यहाँ पर कौन आ रहा है आपका, एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है, एब्सिसिक एसिड। हाउएवर एक ऐसा भी आपका हार्मोन है जो थोड़े से फीचर्स नेगेटिव के और थोड़े से फीचर्स पॉजिटिव के भी शो करता है, वो कौन है, अब हम उसकी बात देख लेते हैं। सो मैं उसको थोड़ा ऐसे दिखा देती हूँ कि वो दोनों की तरफ से ही काम करता हुआ आ रहा है। लाइक वो कुछ काम ऐसे करेगा जो पॉजिटिव की तरफ शो होंगे कि वो ग्रोथ करवा रहा है,
किसी चीज को बनने में हेल्प करा, और कुछ काम ऐसे करवाएगा जैसे लीफ एब्सेशन, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीचर हो गया। वो कौन है स्टूडेंट्स आपका, वो है इथाइलिन। कौन है वो, इथाइलिन। सो इथाइलिन ऐसा है जो दोनों की तरह काम करता है, उसके फीचर्स दोनों की तरह मिल रहे होते हैं। होपफुली थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल गया है, इससे ये पार्ट कंफर्म हो गया है कि इनका लगभग काम क्या होने वाला है ना, इतना काम तो पता चल गया है। चलिए अगर मैं बात करती हूँ नेट लेवल, सीयूईटी लेवल, आईआईटी जैम या गेट, आप सभी के लेवल में बेसिकली मैं एक क्वेश्चन होता है जिसपे से बहुत बार क्वेश्चन आता है, आइदर वो मैचिंग में आ जाता है, क्योंकि अभी जो दिसंबर 23 का एग्जाम गया है फॉर नेट स्टूडेंट्स, उसमें वो मैचिंग में क्वेश्चन आया, और सिर्फ उसमें नहीं और भी प्रीवियस ईयर में मैचिंग में उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, उससे क्वेश्चन आता है, और वो आता है आपका बेसिकली प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के मैचिंग पे, कि ये वाला हार्मोन है, इधर एक तरफ प्रिकर्सर्स लिख देंगे एंड डू द मैचिंग जो उससे रिलेटेड प्रिकर्सर है। और आज के टाइम पे सीयूईटी की बात करें, क्योंकि सीयूईटी में ऐसे मैचिंग के क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं ना, सी पार्ट के क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, तो उनमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शंस दिए हैं और ऊपर एक स्टेटमेंट देते हैं कि ऑक्सीन का प्रिकर्सर कौन है इन चारों में से। सो आप में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, गेट में तो आते ही आते हैं, आईआईटी जेम में भी सेम क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो नेट का एग्जाम है उसमें भी आ रहे हैं। सो ये वाला टॉपिक, अब ये वाला जो पेज होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो फोकस थोड़ा इस पे रखना और इसको जरूर याद रखना। चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स, अब इसको देखो, डिफरेंट हार्मोन्स हैव डिफरेंट प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स। लाइक किसी का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कोई अमीनो एसिड हो सकता है, किसी का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कोई भी लिपिड हो सकता है, राइट। तो अगर हम इसमें, मैं इधर से ऐसे को थोड़ा सेपरेट आउट कर देता हूं कि प्रीकर्सर मॉलिक्यूल अगर कौन है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कह रहा है कि मैं अमीनो एसिड से नहीं, मैं आइसोप्रीन यूनिट से बनाऊं, आइसोप्रीनोइड ड्राइव्ड। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कौन है, आइसोप्रीन यूनिट है, इसलिए आइसोप्रीनोइड लिखा है। थर्ड है लिपिड से बनने वाले, कौन है, लिपिड से बनने वाले। तो ये है डिफरेंट प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने अमीनो एसिड की बात करी है स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड ड्राइव्ड 2 होते हैं, एक है ट्रिप्टोफैन ड्राइव्ड। यस, मुझे पता है सभी ने इसका नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि ये पढ़ा हुआ है और इस पे से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया। ट्रिप्टोफैन से बना हुआ कौन सा हार्मोन है, और एक है मिथियोनिन से बना हुआ, मिथियोनिन से बना हुआ। सो अगर मैं ट्रिप्टोफैन वाले की बात करती हूँ वो है ऑक्सीन। सो ऑक्सीन का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल आप क्या याद रखोगे हमेशा, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इसमें आपका क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट में आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट मिथियोनिन, ये किसके लिए है बच्चों, इथाइलिन। डन। चलिए इधर भी पहले इधर का देख लेते हैं क्योंकि इधर एक ही है। जो आपका लिपिड ड्राइव्ड है वो कौन है, आपका जेस्मोनिक एसिड। अभी पीछे लिखा था ना जो जेस्मोनिक एसिड, वो लिपिड ड्राइव्ड है। जेस्मोनिक एसिड इज लिपिड ड्राइव्ड। अच्छा अगर मैं लिपिड में बात करूं तो मैम लिपिड भी तो बहुत सारे हैं, लिपिड तो बहुत सारे हैं, कुछ आपके 16 कार्बन के होते हैं, कुछ 18 कार्बन होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं, कुछ सैचुरेटेड हो जाते हैं। इसमें जो कौन सा लिपिड यूज होता है, क्या सारे यूज होते हैं या नहीं होते हैं, तो यहाँ पे यूज होता है आपका अल्फा लिनोलेनिक एसिड। कौन सा स्टूडेंट यूज हो रहा है नाम, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये लिपिड आपका बेसिकली आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इंपॉर्टेंट आइसोप्रीन यूनिट ड्राइव। देखो आइसोप्रीन होता क्या है, थोड़ा सा याद करने के लिए मैं यहाँ बता देती हूँ। जब भी आप आइसोप्रीन यूनिट की बात करते हैं, बहुत डिटेलिंग नहीं बट थोड़ा सा आप इसमें याद रखना कि ये 5 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना लिपिड के जैसा ही होता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। थोड़ा लिपिड नेचर का ही है, जैसे मतलब हाइड्रोकार्बन एंड ये सब होना, तो थोड़ा सा ऐसा है, बट यस एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसमें आइसोप्रीन की एक यूनिट में 5 कार्बन्स होते हैं। लेकिन मैंने अगर कहीं पे कहा 2 आइसोप्रीन की यूनिट है तो आंसर होगा 10 कार्बन स्ट्रक्चर, 3 आइसोप्रीन की यूनिट है तो आंसर होगा 15 कार्बन स्ट्रक्चर एंड सो ऑन करके 5 कार्बन के एडिशन से ही आइसोप्रीन यूनिट आगे बढ़ रही होती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, 5 कार्बन करके ही बढ़ रही होती है आगे।
ठीक है, तो ये मैं आपका अब यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके डिफरेंट आइसोप्रीनोइड ड्राइव्ड हॉर्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं। सो दे आर 4। कोई होता है आपका कितने कार्बन का, कोई होता है कितने कार्बन का। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, एब्सिसिक एसिड, राइट। नेक्स्ट, तो ये आपके डिफरेंट है, लेकिन अब मैम अंतर क्या है, क्योंकि आपने तो आइसोप्रीन किया, सबका स्ट्रक्चर सेम है, नहीं, बस डिफरेंट ये होता है इनमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, किसी में 10 कार्बन, किसी में 5 कार्बन, किसी में 15 कार्बन। सो जो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जिबर्लिन एसिड सबसे नीचे लिखा है बेटा, सबसे ज्यादा कार्बन, फिर साइटोकाइनिन 5 कार्बन ड्राइव होता है, फिर ये 10 कार्बन का होता है, और लास्ट वन ये एब्सिसिक एसिड 15 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पे 3 आइसोप्रीन यूनिट जुड़ी है, यहाँ पर 2 जुड़ी है, यहाँ पर 1 ही है, और यहाँ पर 4 जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है ना, ये ऐसे याद रख सकते हो। डन, ये थे डिफरेंट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द मेन हार्मोन जिसको आज हमें अपना पढ़ना है, दैट इज योर ऑक्सीन। कौन है ऑक्सीन, चलिए थोड़ा सा जानते हैं अबाउट ऑक्सीन। देखो ऑक्सीन, सबसे पहले ये समझो ये वर्ड आया कहां से। सो ऑक्सीन वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम, कहां से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड का नाम क्या था, AUXEIN। मतलब सिर्फ स्पेलिंग में एक ही वर्ड का अंतर है, ई का, और उधर सेम टू सेम वैसे ही है। तो ये ऑक्सीन वर्ड कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम भी ऑक्सीन ही है। बट और इसका मतलब क्या था बच्चों, इसका मतलब था टू ग्रो, टू ग्रो। सो ऑक्सीन भी कहीं ना कहीं अभी पीछे भी देखा पॉजिटिवली हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स ये ग्रोथ करवा रहा है, राइट। सो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये क्या करवाता है, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन प्रमोट करवाता है, ये सेल डिवीजन क्या करवा रहा है, प्रमोट करवा रहा है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट हार्मोन था, फर्स्ट हार्मोन, ठीक है, फर्स्ट हार्मोन था जिसे डिस्कवर किया गया था बाय FW वेंट ने। किसने, फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड बाय FW वेंट, साइंटिस्ट का नाम है FW वेंट। अच्छा, FW वेंट ने डिस्कवर भी किया, प्लस में इनका नाम भी इन्होंने दिया था। सो टर्म ऑक्सीन was also given by him, इन्होंने ही उसका टर्म भी दे दिया था। तो ये हमने थोड़ा सा जाना अबाउट ऑक्सीन। चलिए, लेकिन इसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, अब हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किसने परफॉर्म किया है, डार्विन ने, बाय चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, ठीक है, फ्रांसिस्को डार्विन। तो 2 डार्विन थे, मतलब बेसिकली आप एक ही याद रख लेना, डार्विन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, सो कॉल्ड डार्विन एक्सपेरिमेंट, इसलिए हम क्या कह देते हैं, डार्विन एक्सपेरिमेंट, सो कॉल्ड डार्विन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि डार्विन ने परफॉर्म किया था। अच्छा, किस पर किया था, कोई भी प्लांट उठा लिया था, तो आंसर होगा नहीं, ऑन कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास की शूट टिप ले ली थी इन्होंने, शूट ले ली थी, उसकी टिप पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो कैनरी ग्रास इन्होंने यहाँ पे यूज करी थी, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में आगे बढ़ते हुए इन्होंने यहाँ पे एक फिनोमिना जो यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसपे डिपेंड होके अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो फिनोमिना का नाम था फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। दैट मीन्स
दैट मीन्स फोटो जब भी वर्ड आता है ना स्टूडेंट, जब भी वर्ड आता है फोटो का मतलब है लाइट का होना। एंड ट्रॉपिज्म मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब है यहाँ पे मूवमेंट दिखाना। सो लाइट की प्रेजेंस में क्या हो गई है, मूवमेंट हो रही है। किसकी मूवमेंट हो रही है वो अभी हम देखेंगे। सो ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अब हम जानने वाले हैं, राइट। चलिए, सो मैं यहां लिख देती हूं डार्विन एक्सपेरिमेंट। Just give me 1 second. चलो देखो, अब इन्होंने अब क्या किया था यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसे एक टिप ली, ठीक है। ये है आपकी कैनरी ग्रास की शूट टिप, और इस शूट टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस टिप देयर इज अ कोलियोप्टाइल। ये जो मैं येलो कलर की थोड़ी सी दिखा रही हूँ लाइनिंग, दिस इज अ कोलियोप्टाइल। ये कौन है, कोलियोप्टाइल। और ये क्यों है, ताकि शूट टिप को वो क्या कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, राइट। नेक्स्ट देखो, हमें पता है, हमने अभी अभी देखा ऑक्सीन का काम क्या था। ऑक्सीन का काम था कि वो क्या करवाएगा, सेल डिवीजन, बहुत सारा सेल डिवीजन करवाएगा वो। सही बात हुई ना, वो सेल डिवीजन करा रहा है। अच्छा, अब एक और चीज समझेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, जब आप पढ़ते हो ऐसे कि अगर ठीक है, ये वाला पार्ट कैसा पार्ट है आपका, एक टिप वाला पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं ये है हमारी शूट टिप। एंड वी नो जो आपकी रूट टिप होती है या फिर शूट टिप होती है, इन दोनों में ही इस टिप वाले पार्ट को हम क्या कह देते हैं, मेरिस्टेम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेरिस्टेम पार्ट। क्लियर। अच्छा, अगर ये मैंने शूट टिप बोली है तो ये कौन सा पार्ट हुआ, शूट एपिकल, क्योंकि टिप है ना, एपिकल मतलब टिप पार्ट, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा, राइट। उससे नीचे वाला रीजन, जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये रीजन कैसा है, यहाँ के सेल आप डिवाइड नहीं कर सकते, सबने पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे जो डिवाइडेड सेल ऊपर थे वो नीचे मूव करेंगे और यहाँ इस वाले जोन में आके वो अपने साइज को बढ़ाएंगे। दैट मीन्स ये कैसा जोन है स्टूडेंट्स, इलोंगेशन जोन है, कि यहाँ पे सब इलोंगेट होते हैं, अपने साइज को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट जोन जो ये वाला जोन है, इस जोन को हम कह देते हैं मैच्योरेशन जोन। दैट मीन्स यहाँ के सेल डिवाइड नहीं करेंगे, बस मैच्योर हो चुके हैं, यहाँ पे अब वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, ना ही इलोंगेशन की ना ही डिवीजन की। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं डिवीजन। सो अगर हम मेरिस्टेम की बात करते हैं, दिस इज द ओनली पार्ट, मैंने ये नहीं कहा शूट एपिकल मेरिस्टेम इज द ओनली पार्ट, बट मेरिस्टेम वाला रीजन जहां का भी होगा, चाहे वो आपका लेटरल हो चाहे वो पेरिफेरल हो, कोई भी हो, वहां पर हमेशा क्या होती है बेटा, सेल डिवीजन होती है। क्या इलोंगेशन और मैच्योरेशन जोन में होगी, आंसर हमेशा नो हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम ये वो वाला पार्ट है, ओनली हटा देती हूँ वरना कंफ्यूज कर जाओगे। सो इट इज द पार्ट जहां पे क्या होता है, सेल डिवीजन। अच्छा, सेल डिवीजन होता है मैम, सेल डिवीजन। और अभी अभी पीछे मैंने एक हार्मोन के लिए लिखा है कि दिस हार्मोन हेल्प इन द सेल डिवीजन, और किस हार्मोन के बारे में पढ़ा था, अभी अभी लिखा था ऑक्सीन। ये देखो कि ये क्या प्रमोट कर रहा है स्टूडेंट, सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन करवा रहा है ऑक्सीन, ठीक है। कहाँ करवा रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर मैं शूट की बात करती हूँ तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में करवा रहा है। तो यही पार्ट आपको बस समझना था, क्योंकि अब हम यहाँ पे वही देखने वाले हैं। एज वी नो दिस इज द शूट टिप पार्ट।
अगर वो बिल्कुल टिप वाला पार्ट है तो वहां पे अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अंदर प्रेजेंट होगा ऑक्सीन। ये क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, दिस पार्ट इज ऑक्सीन। होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अब हम। देखो एक तरफ से ऑन फ्रॉम वन साइड से हमने क्या किया है, इसी टिप को सन की लाइट प्रोवाइड कर दी है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एरिया लाइट की तरफ है उस एरिया को हम कहेंगे ये है हमारा इल्यूमिनेटेड एरिया, क्योंकि ये लाइट की तरफ है। मैंने कहा ये मेरा हैंड है, इधर से मैंने लाइट स्विच ऑन करी, इधर पूरे हाथ पे मेरे लाइट प्रेजेंट है, लेकिन ऑन द बैक साइड की मैं बात करूं तो वहां पे क्या कोई लाइट पहुंच पाएगी, खुद से नहीं पहुंच पाएगी ना। तो आधे हिस्से में जहां से लाइट आ रही है वो वाला हिस्सा तो इल्यूमिनेटेड रहेगा, लेकिन अपोजिट साइड क्या कहलाई जाएगी, नॉन इल्यूमिनेटेड कहलाई जाएगी। होपफुली ये टर्म क्लियर है। ऐसी टर्म स्टेटमेंट्स में घुमा के यूज कर ली जाती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि क्या है इल्यूमिनेटेड और क्या है नॉन इल्यूमिनेटेड। क्लियर? चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन भी थोड़ी सी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप थोड़ा ध्यान रखो, इल्यूमिनेटेड और नॉन इल्यूमिनेटेड अब अलग हो गए। जैसे ही ऐसा होता है स्टूडेंट, आपको क्या देखने को मिलता है, एक डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, which leads to differential distribution देखने को मिलता है। डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। एक तरफ नॉन इल्यूमिनेटेड, एक तरफ इल्यूमिनेटेड, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है ना। ये टर्म का क्या मतलब हो रहा है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले समझेंगे। अब देखो इधर मैं लाइन कर देती हूँ पहले, ठीक है। ये था लाइट वाला एरिया कि भाई इधर एक तरफ से लाइट आ रही है तो इधर वाला एरिया लाइट वाला है, राइट। अब इस तरीके से क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है ना, जो हमारा ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट था, जो दोनों चाहे इल्यूमिनेटेड हो नॉन इल्यूमिनेटेड हो, वहां पे पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड था। बट जैसे ही लाइट आई थी, ऑक्सीजन जाने लग जाता है उस लाइट वाले एरिया से दूर, वो खुद को लाइट से बचा रहा है, ऐसे याद रख सकते हो। लाइट उसको तंग कर रही है, वो खुद को लाइट से बचा रहा है। जैसे अगर आप बात करो इतने गर्म वाले टाइम की कि भाई इतनी ज्यादा समर हो रखी है, इतनी ज्यादा धूप हो रखी है, आप सभी क्या करते हो, आप अम्ब्रेला यूज करते हो, छाव का यूज करते हो कि मुझे धूप से बचना है और मुझे धूप से बचने के लिए उससे बच के चलना पड़ेगा। इसको भी भाई प्रॉब्लम है, ये भी कह रहा है कि मुझे भी धूप से बचना है, मैं उसके सामने से नहीं जाऊंगा, मुझे दूर रखो। तो जैसे ही उस पर धूप पड़ती है, सारा का सारा ऑक्सीजन स्टूडेंट्स एक तरफ में शिफ्ट हो जाता है। ये देख ऐसे शिफ्ट हो जाता है। इसी शिफ्टिंग को हम किस नाम से जान रहे हैं, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना ऑक्सीजन का, उसी को ये नाम दे दिया गया है कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन शिफ्ट्स टुवर्ड नॉन इल्यूमिनेटेड साइड। किस तरफ शिफ्ट हो गया है, नॉन इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब ये शिफ्ट थोड़ी रहने गया है, उसके अलावा भी तो कुछ काम करना होगा, अब हम उसको देख लेते हैं। यस, अब इधर देखो, अब ये जो आपका ऑक्सीजन है स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन ये ट्रेवल करेगा, यहां से नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। मुझे बताओ कि जो मेरिस्टेम से अगले वाला रीजन है वो कौन सा रीजन है। अभी बताया था ना मैंने ड्रॉ करके कि सबसे टिप पे
मेरिस्टेम से नीचे ये वाला रीजन और सबसे लास्ट में ये वाला रीजन। तो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, राइट? ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। यस, तो मैं आपको 2 सेकेंड्स दे रही हूँ, फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको आंसर करने वाली हूँ। डन, होपफुली सबने कर लिया होगा। चलिए, तो ये यहाँ पे मूव करके आता है टू द इलोंगेशन जोन। होपफुली स्टूडेंट्स आप ठीक होंगे। सो यस, इलोंगेशन जोन था, है ना? सबसे पहले मेरिस्टेम, फिर इलोंगेशन जोन, एट द एंड मेरिस्टेम आपका मैच्योरेशन जोन प्रेजेंट था। सो इलोंगेशन जोन इज प्रेजेंट, तो वहां तक आपका जो अब ऑक्सीजन था वो ट्रेवल करके जा रहा है। और इलोंगेशन जोन में क्या काम करवाता है? सेल का इलोंगेशन करवाता है। क्या काम करवाता है? सेल का इलोंगेशन। मतलब जो यहाँ के सेल्स थे, ध्यान से देखो, जो यहाँ के सेल्स कल को पहले ऐसे थे छोटे छोटे, अब वो कैसे हो जा रहे हैं? वो अब ऐसे इलोंगेट हो जा रहे हैं। यहाँ के सेल्स क्या हो जा रहे हैं? इलोंगेट हो जा रहे हैं। इलोंगेट, थोड़े साइज में बड़े हो जा रहे हैं। होपफुली विजिबल होगा। जिसकी वजह से क्या होगा? अब एक तरफ से सन आ रहा है, ये थोड़े ध्यान बात को, पॉइंट को याद रखना है आपको। एक तरफ से लाइट अभी भी आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? बेंडिंग देखने को मिलेगी। बेंडिंग दिखा देती हूँ कैसे। जिसकी वजह से क्या होगा? बेंडिंग होगा ऐसे। ये क्या हो रही है? बेंडिंग हो रही है ऑफ शूट टिप। शूट टिप की बेंडिंग, ऐसे झुक जाना, बेंड हो जाना, आधे झुक जाना। किधर की तरफ हो रही है स्टूडेंट? देखो, जिधर से सन आ रहा था उधर की तरफ। लेकिन मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकती हूँ ना, बेंडिंग टुवर्ड्स इल्यूमिनेटेड साइड, क्योंकि हमने उसको नाम ये दिया था कि जहां से लाइट आ रही है वो एरिया इज इल्यूमिनेटेड साइड। तो हम ये भी लिख सकते हैं बेंडिंग हो रही है कौन सी तरफ? इल्यूमिनेटेड साइड। इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ। और क्यों हुई है? ड्यू टू द बल्कीनेस, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर सेल कितने बड़े बड़े साइज के हो गए हैं। बड़े होंगे, उनका कंटेंट ज्यादा होगा, हैवी हो जाएंगे, उसकी वजह से यहाँ पे बल्कीनेस आ जाती है। थोड़ा सा आप बोल सकते हैं हैवी वेट टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ है? सेल इलोंगेट हो गई है, जिसने क्या करवाया है? बल्कीनेस। क्लियर? होपफुली पॉइंट क्लियर। सो ये अब देखो, लाइट के प्रेजेंस में बेंडिंग मतलब एक मूवमेंट हो गई। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। यही तो वो फिनोमिना है जिसे हम फोटोट्रोपिज्म कह रहे होते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था स्टूडेंट्स? डार्विन ने। होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ। सो इससे क्या कंक्लूजन आया? हम क्या कह सकते हैं, इससे क्या कंक्लूजन आया? अच्छा, इससे नहीं, पहले और भी इसके और एग्जांपल्स देखते हैं हम कि और क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ध्यान से समझते हो, डार्विन का ही है। उन्होंने क्या किया? दे वर नॉट कंफर्म कि जो सब्सटेंस है वो टिप में ही प्रेजेंट है। वो सोचे कि कहीं और से भी तो आ सकता है, क्या टिप में ही होगा 100%? नॉट श्योर। सो उन्होंने इस टिप को क्या किया, क्योंकि टिप में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। हमें पता है, साइंटिस्ट को नहीं पता, वो तो रियल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। सो दे डोंट नो दैट कि ऑक्सीजन टिप में ही है, इसलिए उन्होंने इस टिप वाले पार्ट को स्टूडेंट कवर कर दिया। कवर कर दिया, वो भी कैसे सब्सटेंस से? ओपेक सब्सटेंस। ओपेक सब्सटेंस से। तो उन्होंने इसको इससे कवर किया, ओपेक सब्सटेंस। एंड वी नो ओपेक सब्सटेंस का मतलब है वो वाला सब्सटेंस जिससे लाइट पास ही नहीं हो सकती। तो हम क्या लिख सकते हैं? नो लाइट विल पास थ्रू इट। जब कोई लाइट इससे पास होगी ही नहीं, ओपेक सब्सटेंस अंदर जाएगी ही नहीं, सो क्या नहीं होगा? नो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अभी पढ़ा था ना, कोई डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है लाइट का होना जरूरी है। लाइट थी तभी उसी की वजह से ऑक्सीजन एक तरफ में शिफ्ट हुए थे, उसी से भागकर, तो लाइट से भागकर ही तो एक तरफ गए थे ना। तो अगर अब वो हो ही नहीं रहा, लाइट ही नहीं आ रही, तो वो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। और नो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम क्या बोल सकते हैं? नो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। मूव भी नहीं करेगा ना, नो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू इलोंगेशन जोन। वो इलोंगेशन जोन में भी नहीं जाएगा, वो इलोंगेशन जोन में भी नहीं आएगा। और लास्ट में आप क्या देखोगे? नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग भी नहीं हुई। ये कंक्लूजन हमारा यहाँ से आ गया।
कि कोई बेंडिंग नहीं हुई जब हमने कवर किया है टिप को ओपेक सब्सटेंस से। कहते हैं अच्छा ऐसा कुछ है, चलो फिर एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक और परफॉर्म कर दिया। देखो ध्यान से, जस्ट टू कंफर्म कि अच्छा वो टिप ही है जहां पे कुछ प्रेजेंट है, तो इन्होंने ये ऐसे लिया और यहाँ पर ऑक्सीजन तो है हमारे हिसाब से, तो क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट समझ लिया है ना, हमें पता है वो क्या चीज आई है, लेकिन दे वर नॉट श्योर कि कहां से आई है। अब देखो इन्होंने फिर क्या किया बेटा, इस टिप को कट कर दिया। इन्होंने इस टिप पार्ट को कट कर दिया। अभी भी इस पार्ट से उनको थोड़ी संतुष्टि नहीं हुई, इन्होंने टिप पार्ट को ही कट कर दिया। कट करने के बाद ये देखो ये कुछ ऐसा, तो इसमें तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, कोई ऑक्सीजन आया ही नहीं। अब देखो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, किसी का नहीं होगा। सो नो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी लाइट दे दो, पर अब डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, और वो नहीं है तो कोई बेंडिंग भी अब नहीं हो रही है। नो बेंडिंग, ठीक है, नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं हुई। कहते हैं अच्छा यहाँ पे भी टिप, वहां पे भी टिप का कुछ फैक्टर आया, एक और करके देख लेता हूं। इन्होंने अब इस टिप पार्ट को, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ही है, इन्होंने अब इस पार्ट को कवर किया फिर से, बट इस टाइम इन्होंने इसे कवर किया है विद अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। किससे कवर किया है, ट्रांसपेरेंट से, सब्सटेंस से। अब ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होगा तो खुद बताओ भाई, ट्रांसपेरेंट के थ्रू लाइट पास होती है ना, यस। सो लाइट पास होगी, और लाइट पास होगी तो क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हमें पता है एट द एंड बेंडिंग भी देखने को मिल जाएगी। सारे कंक्लूजन में क्या आया कि भाई टिप है वो जहां पर हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है। सो मैं कंक्लूजन लिख दूं, कंक्लूजन लिख दूं। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि जो हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है, substance is present in shoot tip, वो shoot tip में है। क्लियर, कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट, शूट टिप में प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 और पीछे वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने सबने मिलकर ये कंक्लूजन दे दिया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था किसके एक्सपेरिमेंट, आपका ये था डार्विन एक्सपेरिमेंट। लेट्स टॉक अबाउट एफडब्ल्यू वेंट का एक्सपेरिमेंट। एफडब्ल्यू वेंट का एक्सपेरिमेंट, इसको समझते हैं। देखो एफडब्ल्यू वेंट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, इसको समझेंगे। और सीवीटी वगैरह में ना इन एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि नेट वगैरह में ये थोड़ी बेसिक चीज हो गई, तो डायरेक्ट ना पूछ के इल्यूमिनेटेड और ये टर्म्स को यूज करके क्वेश्चन दे देते हैं, बट डायरेक्टली नहीं पूछेगा। आप लोगों में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन का टर्म ही किसने दिया, ये भी पूछ सकते हैं सीवीटी में। तो थोड़ा सा आपको डिटेल में ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, साइंटिस्ट का नाम, उनका वर्क एंड ऑल। तो एफडब्ल्यू एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बच्चों। इन्होंने अपना वर्क किस पे किया था, ओट प्लांट पे। ओट्स खाते हैं ना, ओट्स प्लांट पे ही किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए देखो इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझेंगे। इन्होंने ओट प्लांट लिया, ये रहा, ये रही उसकी शूट टिप, और एज वी नो शूट टिप में ही क्या प्रेजेंट है आपका, ऑक्सीजन। अब इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इसको कट कर दिया और ये कुछ अलग से टिप इन्होंने निकाल ली। ये देखो ऐसे, तो मैं इस टिप को क्या कह सकती हूँ, ये शूट टिप है विद ऑक्सीजन। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ शूट टिप जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। अब इन्होंने क्या किया है उसको देखते हैं। आगे इन्होंने एक जिलेटिन बॉक्स का यूज किया, दिस इज अ जिलेटिन बॉक्स। ठीक है, ये क्या है आपका जिलेटिन बॉक्स, मतलब जिलेटिन से बना। और जिलेटिन क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है। कैसा होता है बच्चों, जेली लाइक होता है। जेली लाइक बोले तो जैसे आपने एग्रोस जेल देखा होगा वैसा। और एग्रोस जेल में अगर आप याद रखो तो दे आर पोरस इन नेचर। वो पोरस थी ना जिसमें से डीएनए के बैंड्स ट्रेवल कर सकते हैं, पास हो सकते हैं,
हैं, मूव कर सकते हैं, राइट। तो मूवमेंट थोड़ी सी बस इतनी याद रखना। अब इन्होंने क्या किया है, यस वेट, कुछ ऐसे ये बॉक्स थे, ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉलम थे, इसके अंदर इन्होंने ये शॉर्ट टिप भेजी है, ये रही, और जिसके अंदर ये था, और कुछ टाइम अब वेट कर रहे हैं, कुछ टाइम वेट कर रहे हैं, रखने के बाद वेट कर रहे हैं। सो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, वो वर्क कर रहे हैं, उन्हें दिख नहीं रहा है। ये तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ तो आप थोड़े समझते जा रहे हो, लेकिन सोचो आपको इतने मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ी दिख रहा है कि ऑक्सीजन जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट यस मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बट उनको नहीं दिखा था। बट इस कहानी को थोड़े समझते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिलेटिन बॉक्स लिया, उसमें डाल दिया, और थोड़े टाइम बाद वेट किया तो देखा क्या देखने को मिला, जो ये जिलेटिन बॉक्स है जहां पे आपने ये डाला हुआ था, ठीक है, इसमें से अब इन्होंने इस शूट टिप को बाहर निकाल लिया, और अंदर इनको नहीं पता कि वो खाली हो चुका है और अंदर सारा ऑक्सीजन फिल हो चुका है। सो हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन कहाँ आ गया, जिलेटिन बॉक्स में आ गया, यस। सो इससे एक यहाँ पे कंक्लूजन तो वैसे आधे में ऐसे ही निकल गया कंक्लूजन, और कंक्लूजन क्या आया है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो सकता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, मतलब वो ट्रेवल कर सकता है, एक से निकल के दूसरे में डिफ्यूज हो सकता है, डिफ्यूजन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमने देखा ना वो टिप से निकला और टिप से निकल के उस जिलेटिन बॉक्स में ट्रेवल हो गया। सो कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं बेटा हम, कि जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है, growth promoting substance is a diffusible substance। ये कैसा सब्सटेंस है, डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है, तो मैं यहाँ ऐसे कर देती हूँ, ये डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है। अब और देखो, आगे देखो, अब एक्सपेरिमेंट कंफर्म कैसे होगा कि इसमें आ गया, क्योंकि उसको थोड़ी पता है। अब एक्सपेरिमेंट को देखो, इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक ऐसे ये आपका प्लांट लिया, ये देखो ये प्लांट लिया। अगर आप पीछे वाले एक्सपेरिमेंट्स की पूरे ध्यान से देखो, इस पूरे वाले एक्सपेरिमेंट को, इसमें मैंने क्या कहा, एक चीज बहुत जरूरी है, दैट इज लाइट। अगर लाइट नहीं होती तो ऑक्सीजन का डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा होता, और वो नहीं हो रहा होगा तो ऐसे इलोंगेशन जोन तक, और एक तरफ शिफ्टिंग नहीं होती, फिर एक तरफ से बेंडिंग नहीं हो रही होती। सेम वे इधर वो ट्रेवल नहीं किया, तभी तो इन सभी में नो बेंडिंग आई है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइट जरूरी है, लाइट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, कोई लाइट दी ही नहीं। ये इन्होंने बहुत अलग से यूज किया, इन्होंने लाइट दी ही नहीं। फिर मैम क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो, इन्होंने इस जिलेटिन बॉक्स को यहां से रिमूव किया, यहां से रिमूव किया, ये रहा वो जिलेटिन बॉक्स, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। इन्हें थोड़ी पता है कि इसमें आ चुका है, बट इन्होंने अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर भी किस जोन में किया बच्चों, इलोंगेशन जोन में। इलोंगेशन जोन, मैम इलोंगेशन जोन में क्यों, ऑक्सीजन तो टिप में होता है, इन्होंने टिप में देना चाहिए था, लेकिन टिप में अगर देता, ध्यान से देखो, समझो इस पीछे वाले एक्सपेरिमेंट को, टिप में अगर यहाँ पे देता तो भाई उसके लिए पहले लाइट चाहिए होती, ताकि सारा ऑक्सीजन एक तरफ हो जाए। चलो मैम आप तो एक तरफ से ही अटैच कर रहे हो, एक तरफ ही अटैच कर देते तब तो लाइट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिर वो नीचे ट्रेवल कैसे कर आता। तो इन सभी फिनोमिना के लिए भाई लाइट जरूरी है, और अगर आप लाइट नहीं दे रहे हो तो डायरेक्टली इलोंगेशन जोन में आपको अपना ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ताकि वो सीधा यहाँ पर जाए, सेल्स को इलोंगेट करवाए और बेंडिंग कर दे, ना कि पहले डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर उसके बाद आपकी वो ट्रेवलिंग हो। उससे पहले ही ये काम तब हो सकता है जब इलोंगेशन जोन में आप डायरेक्ट क्या दे सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो, जैसा इन्होंने कर दिया। तो इन्होंने इसको ट्रांसफर किया है कहां पर, इलोंगेशन जोन में, इलोंगेशन जोन में। अब एक और ध्यान से बात सुनो, टिप से निकला ऑक्सीजन जिलेटिन बॉक्स में चला गया, दैट मींस वो ट्रेवल कर सकता है, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में पास हो रहा है। अब इधर आओ, जब वो इधर है, इधर से भी तो अंदर जा सकता है ना, यस वो जाता है, ऐसे ही जाता है, और वो चला गया, और जैसे ही वो इलोंगेशन जोन में जाएगा, इलोंगेशन जोन की सेल्स को क्या करवाएगा स्टूडेंट्स, इलोंगेट करवाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इलोंगेशन जोन में जाके क्या करवा रहा है, इलोंगेट करा रहा है सेल्स को, और इलोंगेट करेगा सेल्स, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी,
बेंडिंग। यस। अच्छा मैम ये बॉक्स आपने इधर लगाया, इधर लगाते तो बस डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग चेंज हो जाती। अगर मैंने इधर लगाया तो बेंडिंग कैसी दिखाई देगी, इधर, और इधर लगाया तो बेंडिंग अपोजिट साइड। और इसके लिए किसी लाइट की जरूरत पड़ी नहीं। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमने यहाँ जिलेटिन बॉक्स का एक स्मार्टली तरीके से यूज किया है, उसे डायरेक्टली एक हमने इलोंगेशन जोन पे अटैच करा है। अगर कहीं और लगाते तो हमें लाइट की जरूरत पड़ती। होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया, होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ, दैट इज बॉयसन जेनसन एक्सपेरिमेंट। Boyson's and Jensen's एक्सपेरिमेंट। देखो ध्यान से समझेंगे, ये मतलब जो डार्विन का एक्सपेरिमेंट था ना, इन बाकियों ने उसमें बस एक 4 चांद लगाए हैं, उसमें और चीजों की तसल्ली करवाई है कि हाँ जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, उन्होंने ये चीज करवा दी है। अब देखो इनका एक्सपेरिमेंट, फिर से टिप पार्ट लिया, एक तरफ से लाइट आ रही है। अब अगर इस तरफ से लाइट आ रही है तो आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे, और बताना है ताकि आपको भी लगे कि हाँ आपने सही आंसर दिया या गलत। इधर से लाइट आ रही है तो अगर टिप में जितना भी ऑक्सीजन होगा स्टूडेंट वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर, है ना, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने शिफ्टिंग पहले से दिखा दी है, किसकी, ऑक्सीजन की। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक तरफ शिफ्ट हो गया। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया, ध्यान से देखेंगे। इन्होंने यहाँ पर बिटवीन द मेरिस्टेम जोन एंड इलोंगेशन जोन, लेकिन इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ, यहाँ पे एक उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऐड किया है, दैट इज नोन एज योर माइका शीट। माइका मतलब है एक मेटल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जैसे आयरन होता है वैसे ही एक मेटल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे डाल दिया। अब मेटल जो होता है ये कैसा होता है बेटा, नॉन डिफ्यूजेबल। इसमें से कोई भी चीज डिफ्यूज नहीं हो सकती, ये नॉन डिफ्यूजेबल है भाई, ये अपने अंदर से किसी भी चीज को पास नहीं होने देगा। और फिर ये रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि अब भाई देखते हैं बेंडिंग होगी या नहीं। सो टेल मी फास्ट, बेंडिंग अब हो रही है या नहीं हो रही है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए ताकि पता चले आप लोगों ने कितना पॉइंट समझा है। दोबारा सुन लो, जिधर से लाइट आ रही है उसी तरफ आप इन साइंटिस्ट ने क्या किया, उधर माइका शीट एंटर करवा दी है। माइका मीन्स कोई भी मेटल, एंड दैट मेटल इज नॉन डिफ्यूजेबल इन नेचर। आयरन के थ्रू या किसी वॉल के थ्रू आप कोई भी चीज ऐसे पास नहीं कर पाते हो क्योंकि वो नॉन डिफ्यूजेबल इन नेचर है। अब क्वेश्चन है क्या वो प्लांट बेंडिंग दिखाएगा या नहीं। सो आपके पास 2 सेकेंड्स है, फटाफट आंसर दे दीजिए। यस, होपफुली सभी ने आंसर दे दिया होगा। चलिए इधर देखिए, अब आपको इसमें बेंडिंग दिख गई। यस, बेंडिंग अगर मैम बेंडिंग क्यों हो गई, होपफुली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो अपोजिट साइड है, यहाँ से तो ट्रेवल हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो अपोजिट साइड और माइका हमने दूसरी साइड डाल दी, तो भाई वो बेंडिंग कर रहा है, आराम से दिखाएगा क्योंकि मूवमेंट हो पा रही है, रोकने के लिए कुछ उधर है नहीं। अब चलो इधर ही देखो इसी एक्सपेरिमेंट में, फिर इन्होंने कहा अच्छा ऐसा कुछ है, बेंडिंग दिख रही है। चलिए फिर से लिया, फिर से एक तरफ से क्या दिया गया है, सनलाइट, एंड ड्यू टू विच डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सारा ऑक्सीजन एक तरफ शिफ्ट हो गया, सारा ऑक्सीजन एक तरफ शिफ्ट हो गया। अब इन्होंने क्या करा, फिर से माइका शीट लगाई बट ऑन दिस साइड। अब इस तरफ लगाई और फिर नाउ दिस इज वेटिंग कि क्या होगा। अब बताइए क्या होगा, यस, नो बेंडिंग। अब बेंडिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो ट्रेवल ही नहीं होने दे रहा है अपने थ्रू किसी भी ऑक्सीजन को। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, इन्होंने अब माइका शीट की जगह पे किसी और चीज का यूज किया है, ध्यान से देखना। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अब किस चीज का यूज किया है, ध्यान से देखो। यहाँ इन्होंने अब यूज किया है एक जिलेटिन का, जिलेटिन शीट का।
अरे मैम ये तो वही जिलेटिन है जिसकी अभी पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं। यस ये वही है। और जिलेटिन कैसे नेचर का था खुद ही बताओ, डिफ्यूजिबल, जिसके थ्रू सब्सटेंस पास हो पा रहे थे ना, इसी से तो जा पा रहा था ऑक्सीजन। याद करो इसी में था प्रेजेंट, ये देखो इसमें था जिलेटिन बॉक्स में और ट्रेवल कर गया, मतलब वहां से निकल गया, पास हो रहा है आराम से। ठीक है, इधर लगाया और इधर की तरफ ये कर रखी है, लाइट दे रखी है, और ऑक्सीजन यहाँ पर हमें पता है लाइट की वजह से अपोजिट साइड शिफ्ट होता है। एंड नाउ इट इज वेटिंग कि क्या देखने को मिलेगा रिजल्ट में। तो आप बताइए क्या देखने को मिलेगा, बेंडिंग या फिर नॉन बेंडिंग? तो आंसर क्या होगा, बेंडिंग, क्योंकि ऑक्सीजन है अपोजिट तरफ, इधर से तो ट्रेवल हो ही पा रहा है। चलो अब इधर देखो, आगे बढ़ो। फिर इन्होंने इसका फिर से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, लाइट देते हैं, एंड लाइट की वजह से, और इन्होंने अब क्या किया, माइका शीट को, वो सॉरी जिलेटिन शीट को इधर लगाया, जिलेटिन शीट यहाँ लगाया, और ऑक्सीजन है इधर की तरफ ही, ऊपर वाली तरफ, ये रहा ऑक्सीजन। नाउ अगेन इट इज वेटिंग कि क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड यस अभी भी बेंडिंग हो जाएगी क्योंकि जिलेटिन बॉक्स डिफ्यूजेबल है, अपने थ्रू डिफ्यूजन करवा लेगा। सो क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, बेंडिंग। होपफुली सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, व्हाट इज बॉयसन जेनसन, व्हाट इज एफडब्ल्यू वेंट एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज डार्विन एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट दे ट्राई टू से। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ द ऑक्सीजन, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ नेचुरल ऑक्सीजन के एग्जांपल, नेचुरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो प्लांट उसे खुद बना रहा है, खुद फॉर्म कर रहा है और उसी से अपना काम करवा रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, नेचुरल वाले के, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे हम IAA भी कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा नाम में यूज होता है, एग्जाम्पल में यूज होता है, एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड विच इज अ नेचुरल फॉर्म। नेक्स्ट आपका आ जाता है 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आपका आ जाता है IBA, दैट इज इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। तो ये थोड़े से आप थोड़े याद रखना, नेचुरल काइंड है। और जो इंपॉर्टेंट आपकी आर्टिफिशियल वन है वो मैं लिख देती हूँ, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। ठीक है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इधर देखेंगे। अब आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करती हूँ, कुछ एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ डिकैम्बा, यस नेट वाले स्टूडेंट्स तो देख के पता चल गए होंगे क्योंकि उनको इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, डिकैम्बा। ठीक है, डिकैम्बा ऐसे ही नाम याद रखना, और ये आपका यूज होता है एज एन हर्बिसाइड। ठीक है, हर्बिसाइड है और ये प्लांट ग्रोथ को रोक रहा है, तो मैं लिख देती हूँ प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, कि किस प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना है और किसको रोकना है, क्योंकि नाम में देखो हर्बिसाइड आ रहा है, मतलब हर्ब्स की ग्रोथ को तो ये रोक सकता है ना, तो इसलिए डिकैम्बा वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है 2,4-D एंड 2,4,5-T। डी वाला क्या है आपका, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, राइट, एसिटिक एसिड। और यहाँ पे टी मतलब ट्राई, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, वो सेम। तो ये थोड़े से आपको नाम याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट आपके नेचुरल एंड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहे होते हैं। होपफुली क्लियर है आपका ये, ठीक है। और ये 2,4-D वगैरह जो होते हैं बेटा, ये आपके पेस्टिसाइड की तरह यूज होते हैं, पेस्ट को मारने के लिए, पेस्टिसाइड की तरह यूज हो रहे होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ
ऑक्सीन, ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस, दैट मीन्स ऑक्सीन का बनना, बायोसिंथेसिस मीन्स ऑक्सीन का बनना। अच्छा, अभी तो पहले तो साइट जानो कहाँ बनेगा। अभी मैंने क्या बताया था, कहाँ बन रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में। तो एक रीजन तो यही हो गया जहाँ पे वो बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका, शूट एपिकल मेरिस्टेम में, एपिकल मेरिस्टेम, जिसे हम सैम भी कह रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा देखो, ये है ऑक्सीन, ऑक्सीन करा रहा है सेल डिवीजन, ऑक्सीन करा रहा है ग्रोथ, मतलब ये कहीं वहां पे मिलेगा जहां पे थोड़ी यंग चीजें हैं, जिसे अभी ग्रोथ दिखानी है। तो हम और क्या कह सकते हैं, ये यंग लीव्स में देखने को मिल सकता है, ये है यंग लीव्स में प्रेजेंट, लीफ, ठीक है। और कहाँ देखने को मिल सकता है, फ्रूट्स में, क्योंकि वो भी नए नए बन रहे हैं, वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन था, ट्रिप्टोफैन। यस, अब हम इसकी बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीन का जो बायोसिंथेसिस है, ऑक्सीन का जो बायोसिंथेसिस है, ध्यान से देखो, वो दो तरीके का हो सकता है। या तो वो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट हो सकता है कि ट्रिप्टोफैन उस पाथवे में आना ही आना है, या फिर वो ट्रिप्टोफैन का इंडिपेंडेंट पाथवे हो सकता है। ट्रिप्टोफैन का इंडिपेंडेंट पाथवे हो सकता है, जहां जिस पाथवे में ट्रिप्टोफैन आना ही नहीं है। दैट मीन्स अगर हम प्रिकर्सर लिख रहे हैं और ट्रिप्टोफैन लिख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पाथवे कौन सा है, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे देखने को मिलता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए देखो, अब ध्यान से हम समझते जाएंगे। ये वाला जो पाथवे है, ये मैं गेट के लिए इंपॉर्टेंट बोल सकती हूँ और मैं नेट के लिए बोल सकती हूँ। बाकी एग्जाम्स में अभी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट मे भी आ जाए, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना। इसमें से क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं और नेट में तो आए हुए हैं। देखिए अब, ठीक है, वेट, हमें पता है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट और हम उसे प्रिकर्सर भी कहते हैं, बट इट इज नॉट द रियल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीन। देन रियल कौन था, रियल है कोरसमेट। जो कोरसमेट है, ये क्या बोल सकते हैं आप, एक्चुअल प्रिकर्सर। एक्चुअल प्रिकर्सर मतलब कहानी स्टार्ट कोरसमेट से हुई है, उसके बाद बीच में इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल आ रहा है, दैट इज ट्रिप्टोफैन। तो हम हर जगह जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ट्रिप्टोफैन। लेकिन आपके एग्जाम में ना स्टूडेंट कोरसमेट भी कभी लिखा मिल सकता है, तो आप ये नहीं कंफ्यूज होना कि कोरसमेट शायद किसी और का होगा, नहीं, वो भी ऑक्सीन का ही है, राइट। तो ये नेट वगैरह उनमें बहुत घुमाते हैं, क्योंकि इस बार जो दिसंबर 23 का गया है ना, उसमें उन्होंने जिबरलिन के लिए जो हम लिखते आए हैं वो नहीं दिया, उन्होंने वहां पे उसके पाथवे का एक इंटरमीडिएट उठा के रख दिया कि बताओ कौन सा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। तो इनको भी प्रिकर्सर में वो यूज कर लेते हैं, तो थोड़ा विवेयर है ना नेट वाले स्टूडेंट्स को खासकर। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोरसमेट बना, फिर है एंथ्रेनिलेट, नेक्स्ट आता है आपका 5-फॉस्फो राइबोसिल एंथ्रेनिलेट, ठीक है, 5-फॉस्फो राइबोसिल एंथ्रेनिलेट। नेक्स्ट आता है आपका इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट। देखो आ गया ना अब इंडोल एंडोल, तो इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट आ गया। नेक्स्ट आपका आता है सेरीन प्लस इंडोल, सेरीन प्लस इंडोल। नेक्स्ट इंडोल ही है ना, इंडोल ही तो चाहिए, इससे बनता है आपका इंडोल 3 पायरुविक एसिड, एंड लास्ट में बन जाता है वही इंडोल एसिटिक एसिड, जो हमारा नेचुरल ऑक्सीन था, अभी याद करो। सो ये पाथवे आपका एक पाथवे है विच इज कॉल्ड ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट, क्योंकि कहीं पे भी ट्रिप्टोफैन नहीं आया। सो दिस पाथवे इज ट्रिप्टोफैन
इंडिपेंडेंट पाथवे, है ना, क्योंकि कहीं पे भी आप देख लो यूज ही नहीं हुआ। मैम क्या सारे शब्द याद रखने जरूरी हैं या कुछ इंपॉर्टेंटली हम याद रख सकते हैं? तो मैं कहूंगी आप इंपॉर्टेंट वाले याद कर लो, जैसे कोरिस्मेट याद कर लो, थोड़ा एंथ्रेनलेट। एंथ्रेनलेट याद करोगे तो वो यहाँ पे भी आ रहा है, उससे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर बाकी याद ना करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि इंडोल 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 मतलब हमेशा इंडोल एसिटिक एसिड ऐसा कुछ टर्म आ रहा है, तो ऑक्सीन की बात हो रही है। तो ये थोड़े से ऐसे डिफरेंट वर्ड्स को याद रखो, क्लियर हो जाता है। चलो नेक्स्ट पाथवे देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप 5-फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनलेट के बाद इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट और ये इंडोल पे पहुंचते, मतलब आपको एक सेपरेट इंडोल मिलता है, ये इंडोल मिलता है। तो यहाँ से अब आपका एक और पाथवे शुरू होता है, जिसकी वजह से ये इंडोल आपका फॉर्म करता है ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन से बनता है आपका इंडोल 3 पायरुविक एसिड, जो इसमें डायरेक्ट बन रहा था, यहाँ पहले ट्रिप्टोफैन बन के फिर ये बनेगा, और इंडोल 3 पायरुविक एसिड से इंडोल पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, एंड इसके बाद आपका एट द एंड इंडोल एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंडोल एसिटिक एसिड। तो एक ये पाथवे चल रहा होता है, क्योंकि अब देखो इस पाथवे में ट्रिप्टोफैन इन्वॉल्व है, इस पाथवे को हम क्या कह देते हैं? ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, कि ये ट्रिप्टोफैन का डिपेंडेंट पाथवे है। इस पाथवे से क्वेश्चन आपका नेट में आया हुआ है, इसी पाथवे से, यस। तो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करती हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा था कि यहाँ पे अगर ट्रिप्टोफैन से इंडोल 3 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इस स्टेप में डीएमिनेशन होता है। तो उन्होंने ये सीक्वेंस पे ही पूछा था कि पहले डीएमिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो पहले डीएमिनेशन, और ऐसे याद रख सकते हो ए पहले आता है तो वो पहले हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, एंड एट द एंड हो रहा है डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ? डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड एट द एंड डीहाइड्रोजिनेशन। तो ये सीक्वेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ से आपका ट्रिप्टोफैन ये पाथवे डिफरेंट बनना स्टार्ट होता है। होपफुली पॉइंट क्लियर है। ये है आपका बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ योर ऑक्सीन, ऑक्सीन का पाथवे। डन, होपफुली पॉइंट क्लियर हो गए हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑक्सीन का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मैम देखो बन गया, बायोसिंथेसिस आपने बना दी कि वो फ्रूट में हो रहा है, वो यंग लीव्स में हो रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली वो आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम में हो रहा है। बट वो ट्रेवल कैसे कर रहा है? लाइक हमने बोला वो ट्रेवल कर रहा है, अभी पीछे एक्सपेरिमेंट में देखा था ना कि वो प्रेजेंट है शूट एपिकल वाले पार्ट पे, बट वो ट्रेवल हो रहा है इलोंगेशन जोन में, वो सेल से सेल होके पास होके आगे बढ़ रहा होगा ना। तो वो ट्रांसपोर्ट कैसा है? या फिर उसे अगर और कहीं जाना है, उसे रूट वाले एरिया में जाना है, तो क्या करेगा वो? तो उसके लिए बात हो रही है अब कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता कैसा है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट, ये पोलर होता है, फ्रॉम वन एरिया टू दूसरे एरिया ना, पोलर ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रहा होता है। उसके अलावा हम इसे क्या बोल सकते हैं? ये वन डायरेक्शन में होता है हमेशा। वन डायरेक्शन मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। नेक्स्ट यूनिलेटरल, वही एक ही डायरेक्शन की बात है, यूनिलेटरल एक तरफ हो रहा है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं ये एनर्जी डिपेंडेंट है, एनर्जी डिपेंडेंट मतलब एटीपी वगैरह का यूज करेंगे जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन मैम ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी तो लगती है, फिर एनर्जी क्यों? क्योंकि ये पाथवे ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है, ग्रेविटी का इंडिपेंडेंट पाथवे है। नेक्स्ट, सभी प्लांट्स में होता है, तो फाउंड इन ऑल प्लांट्स।
नेक्स्ट, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स वो नीचे की तरफ हो रहा है ना, ऐसे नीचे जा रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये है हमारा बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट, बेस की तरफ जा रहा है तो बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। होपफुली पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो इधर, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। पहले एक पॉइंट को समझो, हमने पढ़ा है इंडोल एसिटिक एसिड, लेकिन ये पता है ऐसे इंडोल एसिटिक एसिड प्लस H के साथ जुड़ा रहता है, और जब H हट जाता है तो H प्लस की फॉर्म में निकलता है, और H प्लस को आप प्रोटोन कहते हैं, सबको पता है H प्लस को हम प्रोटोन कहते हैं, राइट। तो उसी फॉर्म को याद रखते हुए जब AA माइनस मतलब इस फॉर्म में होता है, मतलब उसके पास कोई प्रोटोन नहीं होता, तो वी कॉल इट एज डीप्रोटोनेटेड, नेटेड। और जब H जुड़ा होता है तो कहते हैं ये कैसा है, प्रोटोनेटेड, क्योंकि प्रोटोन जुड़ा हुआ है तो प्रोटोनेटेड। अब ध्यान से समझो, जो डीप्रोटोनेटेड होता है चार्ज कैरी कर रहा है, और जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स बड़े होते हैं, वो हमारी इस लिपिड मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं होते। ये तो हम सेल बायो में भी पढ़ते आते हैं कि वो डायरेक्टली पास नहीं हो सकते। और वही बात करते हैं इस फॉर्म की, तो ये वाली फॉर्म आपकी लिपिड में आराम से सॉल्युबल होती है, तो ये लिपिड सॉल्युबल है। अब देखो, सेम को अट्रैक्ट करता है, इस पे चार्ज है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, जो चार्ज मॉलिक्यूल वाला होगा, मतलब सेम नेचर का होगा। जैसे वाटर के पास क्या है आपका चार्ज है, H प्लस OH माइनस में टूट जाता है ना, तो वैसे ही ये माइनस फॉर्म वाली कंटेनिंग फॉर्म है, तो ये आपकी वाटर सॉल्युबल हो जाती है, और ये नीचे वाली आपकी लिपिड सॉल्युबल हो जाती है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे इस मेम्ब्रेन में, ठीक है, एक यहाँ पे क्या लगा होता है आपका H प्लस का पंप, ठीक है, क्या लगा हुआ है, H प्लस का पंप। मतलब ये क्या कर रहा होगा, अंदर से बाहर वाले रीजन में क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, बहुत सारे H प्लस। अच्छा ठीक है, H प्लस प्रोवाइड कर रहा है, तो बना दो यहाँ से निकलते हुए बहुत सारे H प्लस। देखो अब ये इस एरिया में हर जगह जा सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये H प्लस मैंने यहाँ थोड़े से बना के दिखा दिए। H प्लस पंप ये यहाँ पे यूज हो रहा है। अब ध्यान से देखो इसी में आगे, और ये जो H प्लस पंप है बच्चों, ये प्राइमरी एक्टिव वाला है, सेकेंडरी वाला नहीं है, प्राइमरी एक्टिव। दो टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप सेल बायो में पढ़ते हो ना, ये प्राइमरी एक्टिव फॉर्म है। एक आपको यहाँ पे भी कुछ पंप देखने को मिलता है, हाँ यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो ट्रांसपोर्ट कराएगा, दो चीजों को निकालता है अपने से बाहर, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं अभी इसमें एक ही बनाते हैं, हम एक ही पढ़ते हैं, बाद में आगे की तरफ जानेंगे इसको। तो यहां से ये किसको निकाल रहा है बाहर, IAA माइनस, किसको निकाला, IAA माइनस, मतलब इस फॉर्म को। क्यों मैम ये कैरियर के थ्रू क्यों आया, ये किस अपने मेम्ब्रेन से क्यों नहीं पास हुआ, क्योंकि मेम्ब्रेन बनी है लिपिड की बाइलेयर, और लिपिड की बाइलेयर से वो नहीं आ सकता क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, उसमें चार्ज है, वो नहीं आ सकता, तो इट नीड्स सम कैरियर प्रोटीन जिसके थ्रू वो आ जाए। अब देखो ये है माइनस चार्ज, और ये जुड़ सकता है प्लस वालों के साथ, और जुड़ के क्या बना सकता है बच्चों, क्या बना सकता है यहाँ पे, ये और ये मैं बोल रही हूँ जुड़ गए तो क्या बनाएगा, IAAH बना सकता है ना। तो यस ये भी बना सकता है, पर क्या सारे मॉलिक्यूल बनाएंगे, हम कहेंगे नहीं। मतलब ऊपर से IAA आ रहा है, एक थोड़ी आएगा कि एक ही चला गया, नहीं, वो अगर उसमें बहुत सारा है तो वो बहुत सारा ट्रेवल होगा, है ना, 10 मॉलिक्यूल 15 उससे ज्यादा, तो वो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ये बन जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स माइनस डीप्रोटोनेटेड वाली फॉर्म में ही रहते हैं। ध्यान से समझते जाओ।
पहले इधर से मैंने कुछ बताया, H प्लस आयंस अंदर से निकल रहे हैं, फिर मैंने इधर कहा ऊपर वाले सेल से, क्योंकि ऊपर से ट्रांसपोर्ट आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से IA माइनस या इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट यस, यहां पर फिर से एक और स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है विच इज नोन एज सिम्पोर्टर. और ये सिम्पोर्टर, ट्रांसपोर्ट, ये कैरियर मॉलिक्यूल, ये सब उनको समझ आ रहा होगा जिन्होंने थोड़ी बहुत सेल बायो पढ़ी होगी. सिम्पोर्टर बच्चे वो दो मॉलिक्यूल्स को भेजेगा और एक ही डायरेक्शन में भेज रहा होगा. ठीक है, आप देखो ध्यान से, ये दो चीजों को अंदर भेजेगा, या तो जो AIAAH हो बन चुका है, या फिर IAA माइनस. किसको? IAA माइनस को. और H वाला इसके थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि H वाला तो लिपिड, यहाँ पे H वाला तो लिपिड सोल्यूबल है, वो तो डायरेक्टली आ सकता है. दोबारा समझेंगे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. क्योंकि IAH वो है प्रोटोनेटेड. प्रोटोनेटेड कहता है मैं लिपिड सोल्यूबल हूं, मैं तो डायरेक्टली अंदर आ सकता हूं. कहते हैं अच्छा तुम डायरेक्टली जा सकते हो, चले जाओ. तो ये आ गया, देखो अंदर बहुत सारा. एक क्यों बनाए, बहुत सारे, 2-3 बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ वो अंदर आ रहे. अंदर आके बच्चों ये टूट जाते हैं, किसमें? IAA माइनस एंड H प्लस. IAA माइनस एंड H प्लस, ध्यान से देखते जाओ. और ये भी टूटा, IAA माइनस एंड H प्लस. अच्छा मैम, जो आप ये H प्लस बाहर भेज रहे हो वो यही H प्लस है, वो यही H प्लस है. यस, ताकि अंदर का इन्वायरमेंट ज्यादा pH पे ना चला जाए, pH को बनाए रखने के लिए यहाँ से H प्लस यहाँ निकलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इस एरिया का pH, क्योंकि यहाँ H प्लस बढ़ गए, इस एरिया में अगर H प्लस ज्यादा हो रहे हैं तो हमें पता है pH थोड़ा कम हो जाएगा, जो नियरली 5.56 इतने पर pH पहुंच जाता है. क्लियर? अच्छा मैम, आप यहाँ पे कुछ बता रहे थे कि सिम्पोर्टर है, दो चीजों को लेकर आएगा. ये किन दो चीजों को लेकर आएगा? IAA माइनस को तो लाएगा ही, प्लस साथ में H प्लस को लेकर आता है. किसको लाता है स्टूडेंट? H प्लस को. तो इसको लाएगा और इसको लाएगा. ठीक है, तो ये इसको लेकर आता है. खुद अकेला एक मॉलिक्यूल आएगा, H प्लस के दो मॉलिक्यूल्स को लेकर आएगा. तो ये कहानी है. दोबारा देखो, हमने जाना यहाँ एक एक्टिव मॉलिक्यूल था, उस एक्टिव H प्लस ने बहुत सारे H प्लस आयंस को यहाँ इस एरिया में भेजा. अच्छा, ये एरिया क्या है बच्चों? जो ये अंदर वाला एरिया होता है, इसे हम, अगर आप पढ़ते हो तो हम कहते हैं ये है सिम्प्लास्टिक एरिया. और ये वाला एरिया कैसा होता है? एपोप्लास्टिक एरिया. या आप बोल सकते हो ये है इंटर मेम्ब्रेन वाला एरिया, मतलब मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे मेम्ब्रेनस एरिया है, वो वाला एरिया. ध्यान से आप समझते चलो. यहाँ पे H प्लस बढ़ गए तो pH कम हुआ. वो अब हम बोल रहे हैं ऊपर वाले सेल से ट्रेवल होके IAA माइनस, मतलब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया. डीप्रोटोनेटेड फॉर्म H प्लस के साथ जुड़ के प्रोटोनेटेड भी बन सकती है. प्रोटोनेटेड बनेगी तो डायरेक्टली नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल है. अंदर जाने के बाद वो ब्रेक डाउन होती है फिर से IAA माइनस एंड H प्लस में. अब वो H प्लस फिर से बाहर जा सकते हैं, राइट. और इधर से एक सिम्पोर्टर भी वर्क कर रहा है जो IAA माइनस और साथ में 2H प्लस को सेल के अंदर भेज रहा है. नेक्स्ट, अल्टीमेटली यहाँ पर IAA माइनस ये IAA माइनस ये प्रेजेंट है ना, तो अब इनका ट्रेवल देखने को मिलता है. किसका ट्रेवल? इन दोनों, इनका. इसके ट्रेवल के लिए भी बच्चों फिर से यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं. क्या हो सकती है? दो डिफरेंट, आप बोल सकते हैं प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स हेल्प कर सकते हैं. कौन कौन से दो प्रोटीन्स हैं, अब उनका नाम देख लो. या तो पिन प्रोटीन हेल्प कर सकते हैं, या फिर ABCB ये हेल्प कर सकते हैं. या तो पिन हेल्प कर सकती है या ABCB, जिसकी वजह से ये जो IA है फिर से आएगा. मतलब यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं ना, ये पिन प्रोटीन या फिर ABCB में से एक हो सकता है. होपफुली आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है. ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है यूजिंग पिन. एक नाम ये था, सिम्पोर्टर्स थे, और यहाँ पे कुछ एक्टिव H प्लस की बात हो रही थी, एक्टिव H प्लस की बात हो रही थी. होपफुली पॉइंट इज क्लियर. गिव मी 1 सेकेंड.
होपफुली सबको क्लियर है, बढ़े आगे। यस, चलिए नेक्स्ट। अब हम इन्हीं में हमने दो प्रोटीन की बात करी है जो है इंपॉर्टेंट, विच इज पिन प्रोटीन या फिर आपके ABCB प्रोटीन। इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है पिन प्रोटीन की क्वालिटीज और क्या है ABCB की क्वालिटीज, राइट। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, एक टर्म आती है बच्चों, कभी आपने पढ़ा भी होगा, इनफ्लक्स, और एक होती है इफ्लक्स। जब हम इनफ्लक्स की बात कर रहे हैं तो वो जो भी कंपोनेंट उसके थ्रू जाएगा, मतलब इनफ्लक्स करवाएगा, अंदर जाएगा, एंट्री होगी उस चीज की, और ये इफ्लक्स मतलब वहां से उस चीज का एग्जिट हो जाना। वी आर क्लियर विद दिस। तो चलो इधर मैं अगर एक पॉइंट की बात करूं, इसको देखो, ये जो पिन प्रोटीन ABCB की बात हो रही है, ये सेल से बाहर ही तो निकाल रहे हैं, मतलब वो उसका क्या करा रहे हैं, इफ्लक्स करा रहे हैं ऑफ IAA माइनस। सही बात है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे वही लिखने वाली हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफ्लक्स प्रोटीन्स, दो टाइप के इफ्लक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और वो कौन कौन से इफ्लक्स प्रोटीन्स है? यस, कौन कौन से इफ्लक्स प्रोटीन है? या तो पिन प्रोटीन या फिर आपके ABCB प्रोटीन। अच्छा चलो पहले पिन को समझते हैं। पिन प्रोटीन जो होती हैं आपकी, ये होती हैं कैरियर प्रोटीन। कैसी होती हैं स्टूडेंट्स? कैरियर प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन पोलर होता है, इसको समझना जरूरी है। पोलर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं? मैं आपको एक कहूं कि ये एक कंपोनेंट ऐसा है, देखो मैं कुछ भी मतलब सेल पे कह रही हूँ कि देयर इज वन थिंग जो आपके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस दीवार पे भी है, इस दीवार पे भी है, इस दीवार पे भी है, चारों तरफ प्रेजेंट है, उसका पोलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कहूं कि देयर इज समथिंग जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही तरफ होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पोलर होता है, मतलब इधर ही मिलेगा, नीचे की तरफ ही मिलेगा, वो है पोलर डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स जो आपके कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, वो सॉरी पिन प्रोटीन्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पोलर डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, एट द बेस ऑफ सेल, है ना, बेस पे प्रेजेंट है। चलो इधर की बात करते हैं। ABCB क्या होता है बेटा? ये एक आपकी सुपर फैमिली होती है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती है। सो ABCB की सुपर फैमिली, ठीक है, कैरियर नहीं है। अच्छा ये पोलर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन पोलर होता है। अच्छा जो मैम चारों दीवार पे आप बना रहे थे, वो कहीं ना कहीं कौन प्रेजेंट हो सकता है? ABCB। तो नॉन पोलर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑन ऑल साइड्स इक्वली, वहां हर जगह प्रेजेंट होगा। डन। चलो इधर आओ। ये भी आपका कैसा है बच्चों? ATP डिपेंडेंट प्रोसेस। अच्छा ATP डिपेंडेंट है तो मैंने पीछे क्या लिखवाया था? एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है ना, इसीलिए। तो ये ATP डिपेंडेंट है, और ये तो मैंने नाम में ही बता दिया था, ये ATP डिपेंडेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जब हम बात करते हैं बेटा प्लांट्स की, तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जिसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स, मतलब लगभग सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, विच इज अरेबिडोप्सिस थालियाना। उसी पे लगभग आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर मैं आपके एनिमल इंसेक्ट्स वगैरह की बात करूं तो हमारी स्टडी किस पे हो रही है? ड्रोसोफिला, है ना। तो जेनेटिक्स पढ़ते हो तो ड्रोसोफिला का एग्जांपल है, हर जगह उसके जीन्स की बात कर रखी है, सीक्वेंसिंग उसकी हो रखी है, तो उस पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अरेबिडोप्सिस पे एक्सपेरिमेंट है तो टर्म भी बार आएगी। तो मैं आपको आप भी बता रही हूँ कि अरेबिडोप्सिस का क्यों एग्जांपल ले रहे हैं, बिकॉज वो यूज हुआ है एज एन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर जब एग्जांपल की बात करें तो अरेबिडोप्सिस के ऊपर, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, इसके पास पिन प्रोटीन होती है, वो भी 1 से लेकर 8 तक।
कितनी होती है 1 से लेकर 8 तक। वहां पे इसी पे बात करें अरेबिडोप्सिस थालियाना की, तो यहाँ पे लगभग 3 फॉर्म्स देखने को मिलती हैं किसकी, आपकी ABCD प्रोटीन्स की। यहाँ पे 3 है, लेकिन उसकी पिन की बात करें तो वो 8 तक पहुंची हुई है। कितनी है बच्चों? 8 तक। सो होपफुली ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है आपके डिफरेंट पिन प्रोटीन्स और ABCD प्रोटीन्स। चलिए, सो इससे आगे का जो पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं स्टूडेंट। ऑक्सीन में ही पहले स्टार्ट करेंगे विद इट्स सिग्नलिंग पार्ट, कि कैसे इसकी सिग्नलिंग होती है, कब इसे ऑन होना पड़ता है, कब इसे ऑफ होना पड़ता है, ये सब हम यहाँ पे जानेंगे। सो ऑक्सीन की सिग्नलिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे एंड करेंगे विद इट्स रिस्पॉन्सेस, कि ऑक्सीन के रिस्पॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ वो वर्क करता है, और थोड़े से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। साथ में हम स्टार्ट करेंगे विद द जिबरेलिन। तो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा इस पार्ट पे एक बार रीड करके आना, ताकि आपको समझने में और इजी हो, अदरवाइज हम तो करने ही वाले हैं। और आज की क्लास में मैं थोड़ा रिकैप दे देती हूँ ताकि आपको पता रहे हमने क्या क्या पढ़ा था। सो हमने स्टार्ट किया था विद द प्लांट हार्मोन्स। डिफरेंट हार्मोन्स की लिस्ट हमने लिख दी थी कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, उनका क्या नेचर होता है, उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मैंने डिवाइड किया था कौन है पॉजिटिव रेगुलेटर्स और कौन होते हैं नेगेटिव रेगुलेटर्स। पॉजिटिव क्योंकि ग्रोथ करा रहे थे, और नेगेटिव कम कर ग्रोथ करवाए थे, उन्होंने उसको इनहिबिट किया था, और एग्जाम्पल कर लिए थे। उसके साथ साथ एक बताया था जो दोनों की तरह काम करता है, विच इज इथाइलिन। फिर हमने प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स देखे थे, डिफरेंट आपके हार्मोन्स के डिफरेंट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट ऑक्सीन से भी हमने अपना फर्स्ट हार्मोन यूज किया था और इसी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि ये मेन काम इसका है सेल डिवीजन करवाना। और उससे रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट देखे थे, एक नहीं काफी थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर डार्विन एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने सबसे पहले चीजें बताई थी कैसे ऑक्सीन कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ से वो मूवमेंट दिखा रहा है, कौन से जोन में जा रहा है, जाने के बाद वहां क्या हो रहा है, और फिर उससे रिजल्ट में बेंडिंग हो रही है। और इसी टर्म को हम क्या कह रहे थे, फोटोट्रोपिज्म। आगे बढ़िए, फिर इन्होंने उसको और प्रोसीड किया, उसी एक्सपेरिमेंट में कवर कर दिया ओपेक सब्सटेंस से। ओपेक हुआ तो भाई वो कुछ नहीं मूवमेंट कर पा रहा है, तो बेंडिंग नहीं हुई। फिर कट करके देखा तो भी ऑक्सीन नहीं है, ट्रेवल क्या करेगा एलोंगेशन जोन में, कुछ भी नहीं, तो बेंडिंग नहीं हुई। फिर इन्होंने ट्रांसपेरेंट से कवर किया, तो उससे कंक्लूजन आया कि जो हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है दैट इज ऑक्सीन, क्योंकि उसका नाम फ्यूचर में रखा गया है ना, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप में प्रेजेंट है। FW बेंट ने उसको और हेल्प कर दी उसी एक्सपेरिमेंट में, कि भाई वो ऑक्सीन की टिप को कट किया, उसे जिलेटिन बॉक्स में रखा, जिलेटिन बॉक्स में उसी ऑक्सीन का डिफ्यूजन हो गया। वहां से अब जिलेटिन बॉक्स को निकाला और सीधा एलोंगेशन जोन में रख दिया विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, इट रिजल्ट्स इन बेंडिंग। दैट मींस जिलेटिन से चीजें पास हो सकती हैं और ऑक्सीन पास होके चला गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो डिफ्यूजेबल था। फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, दैट इज बॉयसन एंड जेनसन। दो पर्सन थे जिनका ये एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने पहले इल्यूमिनेटेड साइड, विच इज कौन सी साइड थी इल्यूमिनेटेड, जहां से सन आ रहा था, मतलब लाइट आ रही थी, उस साइड में एक मेटल शीट मतलब माइका की शीट एंटर करा दी और देख रहे हैं कि अब बेंडिंग होगी या नहीं होगी। एंड इट रिजल्ट्स इन बेंडिंग। बेंडिंग क्यों हुई, क्योंकि ऑक्सीन तो अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। फिर इन्होंने उधर की तरफ माइका शीट लगा दी तो देखने को मिला बेंडिंग नहीं हो रही है। फिर इन्होंने यूज किया माइका की प्लेस पे जिलेटिन को, उसे भी पहले इल्यूमिनेटेड साइड में रखा और वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, तो देखा बेंडिंग हो रही है। एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा तब भी बेंडिंग हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन हो रहा होगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, नेचुरल ऑक्सीन एंड आर्टिफिशियल ऑक्सीन के कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट थे। बायोसिंथेसिस जानी थी, सबसे ज्यादा बायोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होती है हमने ये जाना। फिर बायोसिंथेसिस दो टाइप के, दो पाथवे हैं, एक है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। तो ये वाला पाथवे था पूरा का पूरा जो इंडिपेंडेंट था और ये वाला पाथवे था जो डिपेंडेंट था, जिसमें मैंने कहा था इसका सीक्वेंस थोड़ा याद रखना, पहले क्या हो रहा है फिर क्या हो रहा है फिर क्या हो रहा है, मतलब पहले डीएमिनेशन फिर डीकार्बोक्सिलेशन एंड देन डीहाइड्रोजिनेशन। एंड हमने उसके बाद पढ़ा है ऑक्सीन का ट्रांसपोर्ट, उसके कुछ फीचर्स की, ट्रांसपोर्ट पोलर है, यूनिलेटरल है, बेसिपिटल है, कैसा है ये हमने जाना है। उसके बाद यहाँ पे पूरे स्टेप को जाना है अच्छे से, होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा। जिसके जो डाउट है कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और ये दोनों टाइप के जो इफ्लक्स प्रोटीन्स का हमने जिक्र किया था पूरे ट्रांसपोर्ट में, वो मैंने यहाँ पे यूज, उनके बीच के डिफरेंसेस हमने देख लिया। सो होपफुली आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और कल क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने थोड़ा रिव्यू बता दिया। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।